पहले हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा पहले अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल। वो कैसे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d कितना होना चाहिए, 3d 10, 4s2। नाउ कमिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन, अब हम इसके ग्रुप्स बनाने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू स्लेटर इसके ग्रुप्स बनाए जाएंगे और इसके ग्रुप बनाने के लिए जिनकी n की वैल्यू सेम है उनके ग्रुप्स बना लिए। ये बन गए आपके ग्रुप्स। अब रूल नंबर 1 तो यहाँ पे होता है क्लियर। अब रूल नंबर 1 क्लियर होने के बाद में हमें फिर यहाँ से रूल नंबर 2 की तरफ मूव करना है। देखिए कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट है, 4s में प्रेजेंट है। तो 4s में अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमको कैलकुलेट करना है। तो जो 4s है, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जैसा कि आप देख सकते हैं। एक ये रहा बेटा, एक ये रहा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ कि ये अपने पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पे तो चार्ज कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना है, जो बचा एक इलेक्ट्रॉन वो, उसके लिए एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू 4। ठीक है, मतलब सेम वैल्यू है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जिसपे हमें चार्ज कैलकुलेट करना है उसके लिए एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। जिसके लिए एन की वैल्यू कितनी, 4 है। और दूसरा जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है उसके लिए भी एन की वैल्यू कितनी है, 4 है। दैट मीन्स 1, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इनटू 0.35। 0.35 क्यों, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है, सेम है दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरा ये जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इनके लिए एन की वैल्यू कितनी है, 3। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ मैं n-1, या फिर इसको लिख सकते हैं हम n-1 बिकॉज, ठीक है, n कितना है अपने पास, 4 है। तो 4-1, ठीक है, इन सभी को हम बोल सकते हैं n-1, n-1, n-1। तो प्लस n-1 कितना हो जाएगा, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे n-1 में, 2 + 6 + 10। दैट मीन्स 2 + 6 + 10 कितना हो गया, 18। तो 18 तो इलेक्ट्रॉन हो गए। और n-1 के लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी थी, 0.85। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 वैल्यू थी। प्लस जो बाकी बच गए हैं, ठीक है, जो भी बच गए यहाँ से 6 + 2 + 2, ठीक है, n-2, n-3। देखिए ये क्या हो जाएगा यहाँ से n-2 बिकॉज 4-2, 4-2 तो कितनी वैल्यू बन जाएगी, 2। तो ये रही 2, ये रही 2। इसको आप बोल सकते हैं n-2, इसको आप बोल सकते हैं n-3, दैट इज 4-3 कितनी, 1। तो n-2 से स्टार्ट करके n-3, n-4, n-5 एक्सेट्रा सभी के लिए वैल्यू कितनी होगी, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 18 हो जाएंगे। सभी को एक साथ काउंट कर लेते हैं। सॉरी 6 + 2 + 2, यहाँ पे हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। प्लस वैल्यू कितनी, 1। यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई 1। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है, ये आ जाएगी यहाँ से सिग्मा की। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई 0.35 प्लस 18 इंटू 0.85 प्लस यहाँ से 10। तो यहाँ से निकाल लिया हमने सिग्मा। दूसरा, ठीक है, जेड इफेक्टिव की बात करें, जेड स्टार की बात करें, तो ये बन जाएगा अपने पास जेड माइनस सिग्मा। और जेड की वैल्यू कितनी है, 30। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 30 माइनस ये सिग्मा। तो इस सिग्मा को कैलकुलेट करके आप यहाँ पे पुट करेंगे और मुझे बताएंगे कि इस जेड स्टार की वैल्यू कितनी है। और पहले एक बार रिकॉल करवा देता हूँ, जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है उनके लिए। एन की वैल्यू कितनी है, 4s इलेक्ट्रॉन पे हमें कैलकुलेट करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 4s इलेक्ट्रॉन। तो एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 4 है। तो एक उसमें एक और इलेक्ट्रॉन है n = 4 में, तो सेम इलेक्ट्रॉन है, मतलब सेम वैल्यू ऑफ n वाला इलेक्ट्रॉन है, तो 0.35। n-1 0.85, जो बचे हुए हैं 1। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कैलकुलेट सिग्मा, पुट दिस वैल्यू और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड स्टार। और मुझे बताओ कि जेड स्टार की वैल्यू कितनी आएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देता हूँ मैं, ठीक है, कि जिंक ही है, जिंक है अपने पास, लेकिन इस बार आपको, ठीक है, जिंक एटम में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है, 3p इलेक्ट्रॉन पे, 3p इलेक्ट्रॉन पे आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। इसका मतलब जेड स्टार कितना होगा 3p के केस में, ये कैलकुलेट कीजिए और मुझे रिप्लाई करो। इसको कैलकुलेट करके बताओ।
आराम से कैलकुलेट करना है बेटा, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से कैलकुलेट करो, रिप्लाई करो। देखिए अगर हम 3p की बात करें, 3p जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन एक बार फिर से मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ से, 1s2 2s2 2p6 और ये 3s2 3p6 3d10 और ये बना आपके पास 4s2। नाउ इस पे कैलकुलेट करना है, इसके लिए ये जो 3d10 इलेक्ट्रॉन है या फिर ये जो 4s इलेक्ट्रॉन है, इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, क्योंकि इनको हम बोल सकते हैं दीज आर आउटर इलेक्ट्रॉन्स, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो शील्डिंग की तरह कौन काम करेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कमिंग टू शील्डिंग वाले, मतलब जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ से कितना बचा आपके पास 5। देखो एक पे कैलकुलेट करना है, तो ये जो है अपने पास आगे मेंशन कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4, ये 3d10 था और 4s2 था, इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसको शील्ड नहीं कर पाएंगे, इसको कैलकुलेट नहीं कर, इसके लिए ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड नहीं करेंगे। कौन शील्ड करेंगे, अंदर वाले ही शील्ड की तरह काम करेंगे। तो पहले तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि आउटर इलेक्ट्रॉन कभी भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करेंगे। कौन से करेंगे, ओनली इनर। उसके बाद में ग्रुप तो बना लिए हमने, ये बन गया आपके पास ग्रुप्स। अब देखिए जी, अब कंडीशन ये है यहाँ से कि ये जो पी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पी इलेक्ट्रॉन में हमें कैलकुलेट करना है चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मान लो इस पे कैलकुलेट करना है, इसको तो छोड़ दो, इसको तो छोड़ दिए, बचे के इलेक्ट्रॉन कितने, 5 यहाँ से, जिनके लिए एन की वैल्यू कितनी है 3, और 5 और 2 यहाँ से बच जाएंगे जिनके लिए एन की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा 5 + 2 7 इंटू 0.35 प्लस, तो एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएंगे n-1, बिकॉज 2 3, एन की वैल्यू कितनी 3, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2s2 और 2p6, तो यहाँ से 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85, 0.85 कॉन्ट्रीब्यूशन एक इलेक्ट्रॉन के लिए, प्लस ये क्या हो जाएगा यहाँ से n-2, दैट इज 2 माइनस 3 - 2 दैट इज 1, तो 2 इंटू 1। अब यहाँ से सिग्मा कितना आ जाएगा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो z इफेक्टिव आएगा, z स्टार आएगा, वो कितना हो जाएगा 30 माइनस सिग्मा। तो अब जरा मुझे बताओ कि सिग्मा कितने लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया, जिन लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया वो मुझे इसकी रिप्लाई करें जल्दी से जल्दी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट किया है, यस मनिंदर ईशान, ठीक है। वैल्यू कितनी आ रही है सिग्मा की, सिग्मा की वैल्यू कितनी आई है बेटा, तो अगर ऐसे ही आपने कैलकुलेट किया है, तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, कोई कंट्रीब्यूशन इसका नहीं होने वाला है, तो आपके पास 11.25 सिग्मा जाएगा, और यहाँ से 30 - 11.25 को जब आप माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 11 18.75, ठीक। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ ध्यान से कि ये जो 3p है, अभी तक हमने जिंक में 3p पे कैलकुलेट करके देखा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो वो कितना आया 18.75, ठीक है। और अगर हमने किया कैलकुलेट, मान लीजिए 4s इलेक्ट्रॉन पे कैलकुलेट किया, तो वो आया था अपने पास 4 पॉइंट समथिंग, आई थिंक कितना था 4.75 के आसपास उसकी वैल्यू थी, या 4.35 एग्जैक्ट वैल्यू है। अब मैं कह रहा हूँ कि 3p वाले पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है और 4s वाले पे कम है, तो अनडाउटेडली हम ये कमेंट कर सकते हैं, अनडाउटेडली आई रिपीट, कि जो 3d इलेक्ट्रॉन है, 3d इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, 3d इलेक्ट्रॉन पे अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करें, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करें, चूंकि वो 3d इसके तो बाद में आया और इससे पहले आया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3d पे 18.75, 18.75, ठीक है, और 4.35 से
इस रेंज में होने वाला है, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 3D जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ये इससे बाद में लाई किया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से देखना इसको। ये 3D वाला इससे बाद में लाई करता है 3D tan। ठीक है, तो बाद में लाई करने का मतलब, ठीक है, देखिए अगर बाद में लाई किया, इसके बाद लाई किया, तो बाद में लाई करने का मतलब कम होना चाहिए। इसका मतलब 3D का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3p से कम होना चाहिए। तो किससे कम होगा? इससे तो कम होगा, इसका 3D का। लेकिन चूंकि इससे ये पहले लाई करता है, तो इससे इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए। बताओ ये पॉइंट क्लियर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो 3D का होगा वो कितना होगा? 18.75 से कम और 4.35 से ज्यादा। ठीक है, तो क्यों क्यों 4.35 से ज्यादा है? क्योंकि 4.35 से वो पहले हो रहा है। अब बेटा कितना होगा, कितना होगा हमें ये भी यहाँ पे कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है। कितना होगा, चलिए जी उसको देखते हैं, कॉपी बाद में करना है इसको। अब कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है, उसके लिए थोड़े से रूल में कुछ चेंजेस हैं। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी और एफ सब शेल, अगर आपका इलेक्ट्रॉन डी और एफ सब शेल में प्रेजेंट है, ठीक है, तो रूल नंबर 1 क्या है? ठीक है, पहले तो ग्रुप्स बनाएंगे, ग्रुप्स तो बनाना ही है आपको, उसमें कोई चेंज नहीं है। दूसरा रूल क्या है? ठीक है, एन सेम वैल्यू, अगर एन की है सेम वैल्यू है, उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 0.35 है। बताओ मनिंदर कहाँ है? मनिंदर बताएगा मुझे। 0.35 लिखूं, कितना लिखूं? 0.35 रहेगा कॉन्ट्रीब्यूशन या चेंज हो? बताइए कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा? अगर सेम वैल्यू ऑफ एन है तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए? 0.35, ज्यादा कम? बोलो। 0.35, यस। रूल नंबर 3 है, रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं, ठीक है, n-1, ठीक है, n-2, ठीक है, एक्सेट्रा, कोई भी हो जो बाकी सब बच गए हैं, उनके लिए जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा की जो वैल्यू है वो होगी बेटा 1। सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? 1। यहाँ से अब देखिए इसको मैं क्वेश्चन की फॉर्म से आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि जिंक ही मैंने लिया, जिंक कितना है? 30 है, और हमें 3D इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। इस बार इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमें कहाँ पे कैलकुलेट करना है? 3D इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? उसके लिए अगेन कॉन्फ़िगरेशन, रूल नंबर 1 तो सेम रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। नाउ 3D पे कैलकुलेट करना है, तो जो 4s वाले हैं ये तो इनका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, आउटर बन जाएंगे। ठीक है, 3D पे कैलकुलेट करना है। अब अगर 3D पे हम लोग कैलकुलेट करें, नाउ इसके लिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं वो कितने हैं? टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से। ठीक है, और इस पे अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा। कितने बचे? 9। तो यहाँ से बेटा सिग्मा के लिए 9 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा? ठीक है, 0.35, 0.35। ग्रुप्स के बारे में एक बार बता देता हूँ फिर से आपको, ये रहे आपके ग्रुप्स थे इस टाइप से। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसको 9 किया जाए, मतलब 9 इंटू 0.35 से काम चल जाएगा, या फिर इसको 9 यहाँ से 9 प्लस 6 प्लस 2 किया जाए। ये प्रॉब्लम है एक छोटी सी। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, अगर डी में है, अगर डी में है वो, तो उसके लिए एन सेम एन ओनली डी एंड एफ। ठीक है, मतलब एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और उसके बाद में देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, एन की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो इसके लिए तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.35। लेकिन इसके लिए भी एन की वैल्यू कितनी है? 3 है। इसके लिए भी एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 है। ठीक, लेकिन हम यहाँ से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, केवल केवल जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन डी और एफ में है, ओनली डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 0.35।
कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.35। बाकी सबके लिए चाहे वो n की वैल्यू 3 भी हो, n की वैल्यू सेम भी हो, लेकिन वो p है और वो क्या है s है, इसका मतलब वो d और f नहीं है, तो सभी के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1। तो प्लस यहाँ से 6 + 2 8 + 6 14 + 4 18, तो जो इलेक्ट्रॉन बच गए 18 × 1, ठीक है 18 × 1, तो सिग्मा हो जाएगा आपके पास यहाँ से 18 + 9 × 0.35, ये वैल्यू कैलकुलेट करिए और जो अपने पास आती है वैल्यू किसकी जेड स्टार की, वो कितनी हो जाएगी 30 - सिग्मा, ठीक है। उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है ये पॉइंट, ठीक है, ये कितने लोगों को समझ में आया बताओ जी, कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो पा रहा है, क्या बोल रहा हूँ मैं एग्जैक्टली, बोलिए। ठीक है, हाँ तो बेटा अब आप मुझे जेड स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करके बता देंगे कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, चलिए स्टार्ट हो जाइए। कॉपी करके रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चन है विच ऑफ दिस इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। देखिए पहला है जिंक, फॉर जिंक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 4s is less than 3d which is less than 3p। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Zn2 positive, Zn2 positive is 3d10 4s0, इससे पहले आर्गन चल जाएगा। नंबर 3, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड 2s electron of zinc is same, zinc is same, and last one is effective nuclear charge is independent from atom। बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है, ये कंप्लीट करो जी आप कि ये 8.85 आया, ठीक है, और उससे पहले ठीक है ये रहा आपके पास 8.85, ये वैल्यू है। तो ये वैल्यू अगर मैं बात करूंगा ये कौन से इलेक्ट्रॉन है 4s के, ये कौन से हैं आपके पास 3p के, तो 3d वाले इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए जब आप Zn2 पॉजिटिव लिखेंगे तो जिस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, ठीक है, उसको बचा के रखेंगे, या जिसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन पहले निकलेंगे। इसका मतलब क्या होगा 4s वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं दो, ये दोनों क्या जाएंगे बाहर और क्या बना लेंगे 4s0। नाउ वही काम मैंने यहाँ पे किया है कि जो जिंक था 1s2 2s2 2p6 3s2, एक बार मैं फिर से पूरा लिख रहा हूँ 3p6 और ये 3d10 और 4s2, जिंक ये था नॉर्मली, इसको चाहे आप इधर लिख लो या इधर लिख लो, लेकिन हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट किया तो हमने देखा इनके ऊपर ENC इज हायर देन 4s, 3d का ENC क्या है ज्यादा है। अब ENC ज्यादा होने का मतलब ये है कि जिंक के 30 प्रोटॉन इनको अपनी तरफ ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, अपनी तरफ ज्यादा पुल करेंगे, 30 प्रोटॉन्स इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, दैट मीन्स ENC इज लेस। तो इसका मतलब ये होता है
देखिए अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस से एक ही इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस से एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इंटरेक्शन क्या है, हाई है। अगर ये इंटरेक्शन ज्यादा है, ये इंटरेक्शन क्या है, लेस है, तो इस इंटरेक्शन को, लेस को हम, ठीक है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से खत्म कर सकते हैं। ये कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ये इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाली है। या मैं कह सकता हूँ ये इंटरेक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये क्या है, वीक है, या ये क्या है, हाई है, ये क्या है, लो है। तो कम अमाउंट चाहिए, यहाँ पे क्या है, ज्यादा अमाउंट चाहिए। इसलिए पहले कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जिनको कम अमाउंट ऑफ एनर्जी से हम निकाल सकते हैं, एंड दोज इलेक्ट्रॉन्स आर 4s। दैट मीन्स ये 4s के इलेक्ट्रॉन बाहर, क्या बच जाएगा यहाँ से, 3d10। इससे पहले तो है ही अपना आर्गन, ठीक है, 3d10 4s 0। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों कैलकुलेट किए, ये भी कैलकुलेट किए। अब अगर तुम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कैलकुलेट करो, अगर 2s ऑफ कार्बन कैलकुलेट करो, चलिए देख लेते हैं। तो कार्बन के केस में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन है 1s2 2s2 2p2, ठीक है, ग्रुप्स बना लिए गए। अगर ग्रुप्स बनाए तो ये तो किसी काम के नहीं है, ठीक है। बाकी एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ पे पूछा है, 2s से पूछा गया है, चलिए देखते हैं। तो 2s के लिए, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन किसी काम के नहीं। अब 2s के बाद में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2 सिंपल। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 × 0.35 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 0.85, ठीक है। तो ये तो आ गया सिग्मा। लेकिन ये सब कैलकुलेट करने की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो जिंक है, जिंक में भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। तो जब आप ग्रुप्स इनके बनाते हो, ये बन गए आपसे ग्रुप्स बेटा। तो 2s पे कैलकुलेट करना है। तो ये तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है, इनका तो कोई यूज नहीं होने वाला है सॉरी, ये तो यूजलेस है। वही कैलकुलेशन यहाँ पे भी होने वाली है। इसलिए सिग्मा कितना हो जाएगा, 1 × 0.35 प्लस 2 × 0.85। बताओ जी, अगर सिग्मा को हम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा सेम ही तो आएगा वैल्यू, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से जो जेड इफेक्टिव की वैल्यू है वो क्या होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एंड 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक इज सेम। हाँ तो सही बात है, ये क्या है आपके पास, सही बात है। अब बताओ, ठीक है, 1 भी क्लियर है, 2 भी क्लियर है, 3 भी क्लियर है। कमिंग टू 4, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एटम। इसका मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एटम का मतलब क्या हो सकता है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर, चलिए अब कर दीजिए एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसका आंसर ये सही होगा या गलत होगा, अब तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा अभी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। बोलिए, बताइए बेटा। रॉन्ग, बाकी रॉन्ग, फॉल्स, चलिए ठीक है, बाकी क्या कहते हैं, रॉन्ग है। तो अब 1 2 3 तो क्लियर है कि नहीं, पहले 1 2 3 का रिप्लाई कीजिए। 1 2 3 से कितने लोगों को समझ में आए, 1 2 3 जो है कितने लोगों को समझ में आ चुका है। तो यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन ट्राई करना है अपनों को। देखिए यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन ये है बस, Mn2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव में आपको 3d इलेक्ट्रॉन पे पीएनसी कैलकुलेट करना है। Mn2 पॉजिटिव में 3d इलेक्ट्रॉन पे ईएनसी कितना होगा, जरा मुझे फटाफट से रिप्लाई करो एवरीवन। और ये मीटिंग शायद ओवर हो सकती है, तो आप इसको रिज्वाइन करेंगे क्योंकि बेटा 40 मिनट्स का टाइम रहता है ये जूम में, आप रिज्वाइन कर सकते हैं।